नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं पुनीत मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर में दम है। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी का फोकस जनजातीय वोट बैंक पर है? और क्या एमपी का 2023 का विधानसभा चुनाव आदिवासियों पर लगाए जा रहे इस दांव का लिटमस टेस्ट होगा? उधर फिर अपनों के सवाल में क्यों घिर गई है कांग्रेस और कमजोर संगठन के सहारे कांग्रेस कैसे एमपी में मजबूत होगी, इसकी करेंगे पड़ताल। साथ ही सोशल मीडिया से बूथ को मजबूती देने के लिए बीजेपी का क्या है प्लान, देखिए खबर में दम है। तो जिस मजबूत आदिवासी वोट बैंक के भरोसे देश में 60 वर्ष तक कांग्रेस सत्ता में रही, क्या बीजेपी अब उस जनजाति वोटर में उम्मीद तलाश रही है? शुरुआत एमपी में अमर बलिदानी राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस से हुई, लेकिन तैयारी पूरे देश में आदिवासी समाज के नायकों को देश के मानचित्र में स्थापित करने की है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आदिवासी वोटर पर बीजेपी का बड़ा दांव आखिर क्या है? मौका अमर बलिदानी राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस का। जबलपुर में बीजेपी का भव्य आयोजन। शाह बंधुओं के बलिदान को याद करते गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि कैसे मोदी सरकार जनजाति समाज के नायकों को देश के इतिहास में जगह दिला रही है और किस तरह इस समाज के उत्थान में जुटी है। आने के बाद मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कांग्रेस वाले मेरे जाने के बाद जरूर प्रेस करेंगे, मगर मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं, उन्होंने उसका जवाब देना चाहिए। वार्षिक बजट जो होता है जनजातियों के लिए, वो 2013-14 में 4200 करोड़ था। जरा जोर से बोलिए कितना था? जोर से बोलिए कितना था? 2021-22 में उसको बढ़ाकर 7900, मतलब 2 गुना करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मित्रों, इसके अलावे अलग अलग शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट जो अलग अलग डिपार्टमेंट में होता है, 2013-14 में देश भर में कुल मिलाकर 21,500 करोड़ था। 21,500, मैं फिर से कहता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, 21,500। 13-14 में आपने परिवर्तन कर दिया, मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के सूत्र दिए जो आदिवासी के जनजाति के कल्याण के लिए समर्पित है। तो 21,000 करोड़ से मोदी जी ने इसको बढ़ाकर 21-22 के बजट के अंदर 21,500 करोड़ से बनाकर 78,900 करोड़ रुपया 4 गुना करने का काम। गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर कांग्रेस को भी कई बार आड़े हाथों लिया और इशारों में कहा कि कांग्रेस ने केवल आदिवासी समाज का इस्तेमाल किया है। कांग्रेस ने हमेशा जनजाति कल्याण की बात की, जनजाति के वोट लेने का प्रयास किया, मगर जनजाति कभी कल्याण कभी नहीं किया। अलग अलग दल खड़ा करती है, अलग अलग लोगों को आगे लाकर जनजातियों के वोटों में बंटवारा हो, इस प्रकार की भावना करती। और एक और भारतीय जनता पार्टी है, जब जब भी जनादेश मिलता है जनजातियों के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है और हमेशा इसके लिए प्रयास करती। अभी शिवराज जी ने सुनते सुनते भी आप लोग थक गए होंगे, इतनी लंबी जनजाति कल्याण के फैसले दिए। वो तभी हो सकते हैं जब पार्टी का विचार, पार्टी के नेता का, मुख्यमंत्री का विचार और उनके आचार दोनों के बीच में एक वाक्य। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में आदिवासियों के लिए चलाई जा रही योजनाएं गिनाई और सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर समाज के हर वर्ग का कल्याण का काम करेगी और उसमें जनजाति भाई और बहन पीछे नहीं रहेंगे। आज से 15 नवंबर तक इन अधिकारों को गांव-गांव ले जाने का अभियान चलेगा। आपसे भी मेरी अपील है, क्योंकि आप अपने अपने क्षेत्र के मुखिया हैं, जनजाति अधिकार
अधिकारों को देने का हमने ये काम प्रारंभ किया है। इसको आप भी गांव-गांव ले जाएं, अलग जगाएं, जागरण का मंत्र फूकें और सबको इन प्रयासों से लाभान्वित करवाने का काम करें। जिस महाकौशल में ये आयोजन हुआ वहां एसटी वर्ग की 12 विधानसभा सीटें हैं। इस जनजातीय अभियान में 15 नवंबर यानी टंट्या भील के जन्मदिन को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाएगी बीजेपी का आदिवासियों पर दांव। तो क्या माने कि 2023 में आदिवासियों के असर वाली 78 सीटें ही बनाएंगी और बिगाड़ेंगी एमपी में सत्ता का खेल। जबलपुर में प्रतीक मोहन अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं। क्या जिस तरह राज्यसभा की एक सीट कांग्रेस ने बीजेपी को तश्तरी में रखकर दे दी है और क्या 2023 के विधानसभा चुनाव में सत्ता भी इसी तरह बीजेपी को कांग्रेस सौंप देगी? तो यह फिक्र किसकी है? किसने दिखाया पार्टी को आईना और कहां से उठा कार्यकर्ताओं की अनदेखी का सवाल? 2018 में पाई सत्ता खो देने के बाद भी क्यों नहीं मिल रहा कांग्रेस को सबक? क्या संगठन की इस रफ्तार से कांग्रेस 2023 में बीजेपी को मुकाबला दे पाएगी? देखिए, खबर में दम है। राज्यसभा की एक सीट को लेकर होने वाले चुनाव में बीजेपी की लॉटरी लगना तय है, क्योंकि कांग्रेस ने इस सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है। लेकिन कांग्रेस के लिए चुनौती सिर्फ इतना नहीं है, बल्कि परेशानी इस बात को लेकर भी है कि पार्टी के सीनियर नेता अब पार्टी को ही आंखें दिखाने लगे हैं। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारने से इनकार कर दिया, यानी बीजेपी के खाते में ये सीट जाना तय। अब पार्टी के कई नेताओं की चिंता ये कि कहीं इसी तरह से 2023 में भी सत्ता फिर बीजेपी के हाथ में न चली जाए। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का सबसे बड़ा इम्तिहान संगठन की मजबूती। क्या कांग्रेस इस कसौटी पर खरी उतर पाएगी? फिर एक बार पार्टी के भीतर से ही कमजोर संगठन को लेकर उठे हैं सवाल। पार्टी के मसले पर हमेशा मुखर रहने वाले नेता अजय सिंह दे रहे हैं नसीहत कि कांग्रेस की मजबूती के लिए उसे हर वर्ग से जोड़ना जरूरी, आवश्यक है कि कांग्रेस में और व्यापक स्तर पर लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है और हर वर्ग, हर समाज के लोगों को भी। और जिस तरह से फिलहाल संगठन है उसमें थोड़ा और मजबूती लाने की जरूरत है। आपको लगता है कि कुछ वर्ग अभी भी छूटे हैं या कांग्रेस से दूर हैं जिनको आप जोड़ने की बात कर रहे हैं? अब जैसे युवा लोग एक बहुत बड़ा तबका है, उसको भी थोड़ा डिवाइड कर दिया जाए। शिक्षित बेरोजगार हैं, उनको अलग से एक विंग लिया जाए। प्रोफेशनल्स लोग जो हैं उनको भी जोड़ने की आवश्यकता है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुझाव के रूप में हो सकती हैं। तो जल्द से जल्द होना चाहिए इस पर काम। ये संगठन के वरिष्ठ लोग जाने, हमारा तो सुझाव है। उधर पार्टी को आईना दिखाने में कभी देर नहीं करने वाले लक्ष्मण सिंह कार्यकर्ताओं की अनदेखी का सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई तो गाड़ी ऐसी गड्ढे में गिरेगी कि न ड्राइवर सुरक्षित रहेगा न रह पाएगी सवारी। कहने का अर्थ ये था कि जब ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, कई बार ऐसा होता ड्राइवर को गड्ढा नहीं दिखता है लेकिन पैसेंजर को दिख जाता है, तो पैसेंजर ड्राइवर को बताता है भैया गड्ढा है, जरा संभाल के चलाना। तो अगर गड्ढे में गाड़ी नहीं गिरेगी तो पैसेंजर भी सुरक्षित है और ड्राइवर भी सुरक्षित है। तो अगर कोई भी कार्यकर्ता अगर पार्टी की कमी या गलती बताता है तो ये कोई अनुशासनहीनता नहीं है और इसमें कोई ड्राइवर की भी गलती नहीं, क्योंकि वो भी इंसान है। तो जो पार्टी चला रहे हैं, जो पार्टी के ऊपर बैठे हैं, उनको एक मेरा यही सुझाव है कि कार्यकर्ता की आवाज़ को सुने, नहीं तो गाड़ी गड्ढे में गिर गई तो न ड्राइवर सुरक्षित है न पैसेंजर सुरक्षित है।
कांग्रेस में संगठन के भीतर से उठ रहे सवाल बीजेपी को भी तंज करने का मौका दे गए। अब हमारे नेता जा सकते हैं इसलिए वो कह ही सकते हैं। दो बातें हैं, हमारे नेता जनता के बीच जा सकते हैं और वो सिर्फ कह सकते हैं। उनके संग ये दिक्कत है कि उनका दोनों नेता ऐसे हैं कि जो दंडदर्शन यात्रा पर निकल ही नहीं सकते। अब उनकी उम्र है, शारीरिक दिक्कतें हैं, मैं ये नहीं कह रहा, तो फिर वो ट्वीट से भी जाएं क्या? और ऐसा जैसा आप कह रहे हो ऐसा वो 28 सीटों के चुनाव में ऐसे ही कहते रहे वो आखिरी तक। और ये स्थिति हो गई कि आखिरी में वोटिंग के बाद में निर्दलियों से संपर्क शुरू कर दिया था। परिणाम क्या आया? दिल्ली से लेकर एमपी तक कांग्रेस को बड़े बदलाव की दरकार है, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। क्या इस सूरत हाल में कांग्रेस 2023 का इम्तिहान पास कर पाएगी? भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एमपी में 2023 का विधानसभा चुनाव क्या सोशल मीडिया पर लड़ा जाएगा? बूथ तक कार्यकर्ताओं की तैनाती करने वाली बीजेपी क्यों कर रही है सोशल मीडिया वॉरियर्स की तैयारी? पार्टी के 65,000 बूथों पर तैनात किए गए हैं सोशल मीडिया यूथ, तो इनका क्या होगा टारगेट? देखिए खबर में दम है। सोशल मीडिया बीजेपी का जांचा परखा हथियार है। तो 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी एमपी में भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को और मजबूत करने जा रही है। बीजेपी का आईटी सेल और सोशल मीडिया डिपार्टमेंट ने 65,000 बूथों पर कम से कम एक एक्टिव सोशल मीडिया वॉरियर्स की तैनाती की तैयारी की है। ये एक्टिव कार्यकर्ता सरकार की योजना, पार्टी के कार्यक्रम और विचार सोशल मीडिया के जरिए आम लोगों तक पहुंचाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर, मध्य प्रदेश में 65,000 बूथ हैं और हर बूथ की एक टोली होती है। उस टोली में कम से कम एक सोशल मीडिया पर काम करने वाला व्यक्ति हो, कम से कम व्हाट्सएप ग्रुप चलाने वाला व्यक्ति हो। ये हम लोगों की शुरू से लक्ष्य रहा है और उसी के दृष्टिगत काम करते रहे हैं। सबको उसी की दृष्टि से इस बारे में तैयारी करने को कहा जाता है। पार्टी सोशल मीडिया को लेकर कितनी गंभीर, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी ने पिछले दिनों बाकायदा साइबर संवाद कार्यक्रम रखा था, जिसमें सोशल मीडिया पर एक्टिव कार्यकर्ताओं से पार्टी की तरफ से सीधा संवाद किया गया और कहा गया कि अब बीजेपी की सोशल मीडिया टीम को उतना ही आक्रामकता के साथ जवाब देना होगा जितनी तेजी के साथ कट्टरपंथी ताकतें सोशल मीडिया पर एक्टिव हो रही हैं। अब हम अलग अलग जगह पर विस्फोट नहीं कर सकते, न मुंबई ब्लास्ट होंगे, न किसी मंदिर पर ब्लास्ट होंगे, न किसी रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट होंगे। अब कुछ नहीं होगा तो क्या करेंगे? तो इन्होंने रणनीति को बदल करके अब इस देश के अंदर इस प्रकार से सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ किस प्रकार से वातावरण बनाया जा सकता है कि बीजेपी तो बोला नहीं, आरएसएस, ऐसे लोग, ये भारत के तालिबान है। पागलपन का कोई नमूना देखना है तो इसको दिखा सकते। मिशन 2023 की सियासी दौड़ में कौन आगे कौन पीछे, बीजेपी ने संगठन के साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुद को मजबूत करने के प्लान पर काम शुरू कर दिया है। तो कांग्रेस के लिए मुश्किल संसाधनों की कमी आड़े आना है। ऐसे में 2023 के चुनाव तक कांग्रेस खुद को कितना मजबूत कर पाएगी, ये एक बड़ा विषय बन गया है। सोशल मीडिया को लेकर बीजेपी की ये चिंता भी वाजिब है। उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स के मामले में फिलहाल एमपी में कांग्रेस बीजेपी से आगे चल रही है। बीजेपी के जहां ट्विटर पर करीब 8,25,000 फॉलोअर्स हैं, तो कांग्रेस के फॉलोअर्स की संख्या 9,66,000 है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव इस बात को लेकर बीजेपी की सोशल मीडिया टीम से नाराजगी भी जता चुके हैं। लिहाजा पार्टी अब बूथ के साथ ट्विटर, फेसबुक पर भी वॉरियर्स की तैनाती में जुट गई। भोपाल में शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो वैसे तो छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान के लिए मुद्दों की कमी नहीं। आए दिन पक्ष या विपक्ष के पास कोई ना कोई मुद्दा ऐसा होता है जिसे लेकर सियासी संग्राम छिड़ ही जाता है। लेकिन इस बार महाभारत है अपराध के आंकड़ों पर। विपक्ष
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देकर सूबे की सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश में है। लेकिन प्रदेश सरकार भी आंकड़ों के खेल में कम माहिर नहीं है। छत्तीसगढ़ में 15 साल तक भाजपा ने राज किया और अब कांग्रेस सत्ता संभाल रही है। अपराध का ग्राफ तब भी बढ़ रहा था और अब भी बढ़ रहा है। और जिस तरह से नेशनल क्राइम ब्यूरो की एक रिपोर्ट आई है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। अपराध के बढ़ते ग्राफ को लेकर के जहां विपक्ष लगातार हमलावर हो रही है, तो वही कांग्रेस भी इस हमलावर तेवर को लेकर के बीजेपी के लगातार काउंटर कर रही है। विपक्ष में बैठी बीजेपी हो या सत्तारूढ़ कांग्रेस, दोनों दल एक दूसरे पर सियासी हमले का कोई मौका नहीं चूकते। खास तौर पर अगले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी हर उस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है जो कांग्रेस के वोट पर चोट करे। ताजा मामला है अपराध के ग्राफ का। एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला देकर बीजेपी ने सूबे की सरकार पर जोरदार वार करने की कोशिश की। आरोप प्रत्यारोप के सियासी जंग में आमने सामने हैं पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। रिपोर्ट के हवाले से डॉक्टर रमन सिंह का आरोप है कि कांग्रेस सरकार में प्रदेश अपराध गढ़ बन चुका है। डकैती, दुष्कर्म, बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटना, हत्या जिस तेजी के साथ छत्तीसगढ़ में बढ़ा है, आज इस बात को छत्तीसगढ़ की जनता और देश की जनता समझ रही है कि शांति के टापू कहलाने वाला छत्तीसगढ़ अब अपराधगढ़ क्यों बन गया है। अपराध के मामले में एमपी और बिहार से सूबे की तुलना पर विपक्ष को जवाब देने के लिए खुद सीएम भूपेश बघेल मैदान में उतरे। छत्तीसगढ़ को शांति का टापू बताते हुए सीएम ने विपक्ष के नेताओं पर आंकड़ों की आधी व्याख्या करने और सूबे को बदनाम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सर्वे के मुताबिक अपराध के मामले में छत्तीसगढ़ पहले भी अंतिम 6 में था और अब भी अंतिम 6 में है। हमारे शासनकाल में इसमें लगातार गिरावट आई है। हम चाहते हैं न सिर्फ अपराधी गिरफ्तार हो, बल्कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। हमारी सरकार ने न सिर्फ चुप्पी तोड़ो अभियान चलाकर लोगों को इसमें जागरूक किया, साथ ही साथ अपराध को पंजीबद्ध करने में पीछे नहीं हटे। जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ की शांति और छत्तीसगढ़िया लोगों की समृद्धि इन्हें देखी नहीं जा रही है, इसलिए किसी प्रकार के दुष्प्रचार करके भय का माहौल बनाना चाहिए। सूबे में अपराध का ग्राफ न सिर्फ सरकार बल्कि विपक्ष के लिए भी मंथन का मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि सरकार हो या विपक्ष, जनता के प्रति दोनों की जवाबदेही। और इतना तो तय है कि आंकड़ों की बाजीगरी और सियासी खेल से इसका समाधान नहीं निकलेगा। भाजपा के इस आरोप पर कांग्रेस ने कहा है कि सरकार की छवि खराब करने के लिए और राज्य की छवि इसलिए खराब की जा रही है क्योंकि भाजपा को राजनीतिक फायदा होने वाला है या इससे वो फायदा लेना चाह रहे हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और अपराध के बढ़ते ग्राफ को लेकर के कहीं भी गंभीर चिंता नजर नहीं आ रही है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। सेवा और समर्पण ये नाम है उस अभियान का जिसे पूरे राष्ट्र में बीजेपी मना रही है, चला रही है। इस अभियान के लिए मौका भी है और दस्तूर भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है जिसे बीजेपी यादगार बनाना चाहती है। 7 अक्टूबर तक के 20 दिन इस अभियान के दौरान कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, लेकिन विपक्ष को यह बात हजम नहीं हो रही है। विपक्ष की नजर में कामयाबी के नाम पर कुछ हासिल नहीं। खासतौर पर छत्तीसगढ़ में पीएम के जन्मदिन पर बीजेपी का अभियान सियासी वार पलटवार का केंद्र बिंदु बन चुका है। मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी अगले 20 दिन तक आयोजन करने जा रही है और इस आयोजन पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस यहाँ पर इस आयोजन को लेकर तंज कस रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। पीएम नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन का मौका बीजेपी पूरे 20 दिन तक मनाएगी। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, इसलिए बीजेपी इस बार 7 अक्टूबर तक देशव्यापी सेवा एवं समर्पण अभियान चला रही है। इन 20 दिनों में गांव-गांव जाकर संपर्क और संवाद किया जाएगा।
पार्टी ने सेवा कार्यों की भी योजना तैयार की है। इस दौरान उन उपलब्धियों की बात भी होगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार से मिली। कुछ फैसले तो ऐसे हैं जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गए हैं, जैसे कश्मीर मसले का समाधान, आतंकी वारदातों के बाद पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक और 3 तलाक कानून। दरअसल बीजेपी के पास गिनाने के लिए कामयाबियों की लंबी फहरिस्त है और छत्तीसगढ़ में बीजेपी पूरे जोर शोर से न सिर्फ सेवा और समर्पण अभियान चला रही है, बल्कि कामयाबियों का बखान भी कर रही है। प्रधानमंत्री के रूप में 7 वर्षों में आदरणीय मोदी जी ने पूरे विश्व पटल पर भारत का मान और सम्मान बढ़ाया है। और जैसे पहले पार्लियामेंट के उद्बोधन में उन्होंने कहा था कि मेरी ये सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर के लिए समर्पित रहेगी और 7 वर्षों में इन वर्गों के लिए बहुत काम हुए हैं। आवास देने का काम, शौचालय निर्माण का काम, आयुष्मान भारत का काम, किसानों के लिए काम, सब वर्ग के लिए काम हुआ है। और जो बड़े बड़े काम थे, धारा 370 हटाना, 35 से नागरिकता संशोधन कानून, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कभी ये सब इस देश में लागू होगा, ऐसे बड़े बड़े महान काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ कांग्रेस को पीएम के कार्यकाल के दौरान कोई उपलब्धि नजर नहीं आती। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार ने काम के नाम पर सिर्फ उन परिसंपत्तियों को बेचा जो कांग्रेस शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। इतना ही नहीं, रोजगार के फ्रंट पर भी केंद्र सरकार फेल हुई है। पीएम मोदी साहब 2014 से आज 7 साल देश के प्रधानमंत्री हैं और 7 साल में उनके पास क्या उपलब्धियां हैं? मुझे नहीं लगता कि कोई उपलब्धियां हैं। जो कांग्रेस शासन में जो परिसंपत्तियां बनाई गई थी, उन संपत्तियों को बेचने का काम कर रहे थे। उन्होंने कहा था हमारी सरकार आने के बाद 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे, बल्कि इन 7 वर्षों में 14 करोड़ लोगों को रोजगार, नौकरी मिलना था। बल्कि आज बेरोजगारी दर यहाँ है कि लगभग 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं। पीएम के जन्मदिन पर बीजेपी के अभियान को लेकर सियासत जारी है। जमकर बार पलटवार हो रहे हैं। कांग्रेस के बयानों पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि सावन के अंधे को हर तरफ हरा ही हरा नजर आता है। पार्टी का दावा है कि सूबे की सरकार ने बिना केंद्र के सहयोग से राज्य में कोई भी योजना नहीं चलाई। अगर सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है तो हम क्या कर सकते हैं? आखिर ये हालत है कि उनको सड़कें नहीं दिख रही हैं, उनको बिजली नहीं दिख रही है, उनको खेती किसानी के लिए होने वाला काम नहीं दिख रहा है, उनको मजदूरों के लिए होने वाला काम नहीं दिख रहा। उसको प्रधानमंत्री, क्योंकि उनको तो प्रधानमंत्री आवास यहाँ पर बनाना नहीं है। 11 लाख लोगों के आवास इन्होंने छीन लिए, उनको 11 लाख आवास नहीं दिख रहे। लोगों को जो सुविधाएं मिल रही हैं, और ये पहली बार हो रहा है कि केंद्र की सरकार सीधी योजनाएं लाकर, घर घर में नल जल योजना लगनी है। कौन कर रहा है इन सब कामों को? जरा राज्य सरकार तो बताए ना, बिना केंद्र के सहयोग के एक भी काम किया होगा तो जरा वो बताए। हर मुद्दे पर सियासत, यहाँ तक कि जन्मदिन पर भी। मानो अब यही नए दौर की राजनीति है। बहरहाल 7 अक्टूबर तक बीजेपी का मेगा अभियान चलेगा और आरोप प्रत्यारोप का जुबानी बाण भी चलेगा। जाहिर तौर पर इन 20 दिनों तक बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर हमलावर रहेंगे। कांग्रेस ने एक लंबी फहरिस्त तैयार करके रखी है सवालों की और उनका कहना है कि वो लगातार इन 20 दिनों तक सवाल करेंगे। वहीं बीजेपी भी इसका जवाब देने के लिए तैयार है, ऐसा बीजेपी का कहना है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और इसी के साथ खबर में दम है में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।